हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे रिजर्वेशन इन प्रमोशन के बारे में। लास्ट के वीडियो में हमने देखा था रिजर्वेशन इन इनिशियल अपॉइंटमेंट या रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट के बारे में। तो आज हम बात करेंगे रिजर्वेशन इन प्रमोशन के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे बैकग्राउंड क्या रहा है, उसके बाद जो कैचअप रूल था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अनुसार वो क्या था, आर्टिकल 16 क्लॉज 4A और कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी क्या थी, 85th अमेंडमेंट क्या थी, आर्टिकल 16 क्लॉज 4B एंड कैरी फॉरवर्ड रूल क्या था, 81st अमेंडमेंट थी जो। उसके बाद आर्टिकल 335 में प्रोवाइजो जो अमेंड की गई थी 82nd अमेंडमेंट के द्वारा वो क्या थी, और सुप्रीम कोर्ट की जो वेरियस जजमेंट हैं जिसमें एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो लैंडमार्क जजमेंट है उसके बारे में हम देखेंगे। तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन बेसिकली सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच एक बिटरली कंटेस्टेड इशू रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जो वेरियस जजमेंट थी वो कह रही थी कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए प्रमोशन में, जबकि पार्लियामेंट का ये स्टैंड था क्योंकि SC एंड ST कैटेगरी की जो लोग हैं वो शुरू से ही डिप्राइव्ड क्लास रहे हैं, डिप्रेस्ड क्लास रहे हैं, तो अभी तक वो एडिकेटली रिप्रेजेंटेटेड नहीं हुए हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, गवर्नमेंट के पावरमेंट में वो अभी तक इतने ज़्यादा एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं हुए हैं। तो वो इनके लार्जर इंटरेस्ट के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट है। तो 1992 में इंदिरा साहनी की जो जजमेंट आई थी उसने ये हेल्ड किया कि जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है उसमें कहीं भी रिजर्वेशन इन प्रमोशन की क्लॉज या कोई भी ऐसी प्रोविजन नहीं है। तो उस जजमेंट के बाद जो 9 जजेस बेंच की जजमेंट थी, उस जजमेंट के बाद 1995 से लेकर 2002 तक पार्लियामेंट ने नंबर ऑफ अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की इस बात को लेकर रिजर्वेशन इन प्रमोशन को लेके। तो 2006 में कोर्ट ने नागराज जजमेंट के तहत कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन थी वो ST एंड ST रिजर्वेशन के लिए लगा दी थी। अब बैकग्राउंड देख लेते हैं, क्योंकि SC एंड ST थे वो शुरू से ही रिजर्वेशन में प्रमोशन का जो फैसिलिटी थी उसको ले रहे थे 1955 से ही। जब सुप्रीम कोर्ट की इंदिरा साहनी की जजमेंट आई तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो रिजर्वेशन है वो अपॉइंटमेंट या पोस्ट है जो इनिशियल है उसमें ही है, ना कि वो रिजर्वेशन है वो प्रमोशन तक एक्सटेंड की जा सकती है, प्रमोशन मेरिट पे ही होनी चाहिए। तो जो जजमेंट की सुप्रीम कोर्ट की उसने एडवर्सली अफेक्ट किया शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को, जो कि अभी तक भी गवर्नमेंट की जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं थे। तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वह रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है उसको कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए उन्होंने आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में अमेंड की और उसमें क्लॉज A ऐड की 4A, जो कि 77th अमेंडमेंट 1995 में ऐड की गई थी, जिसके तहत रिजर्वेशन दी गई थी प्रमोशन में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को। आर्टिकल 16 क्लॉज 4A कहती है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल द प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी रिजर्वेशन। ऐसी कोई प्रोविजन नहीं बनाई गई है इस आर्टिकल में जो स्टेट को रिजर्वेशन करने से रोके। कहाँ पे? इन मैटर ऑफ प्रमोशन विद कॉन्सिक्वेंटल सीनियरिटी to any class or to any post under the service under the state in favor of scheduled caste, scheduled tribe, जो कि इन द ओपिनियन ऑफ, जो कि स्टेट के ओपिनियन में वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है अंडर द सर्विस ऑफ द स्टेट। अब ये जो वर्डिंग है इन द मैटर ऑफ प्रमोशन एंड कॉन्सिक्वेंटल सीनियरिटी, ये ऐड की गई 85th अमेंडमेंट एक्ट 2001 में। इससे पहले यहाँ पे वर्डिंग थी इन द मैटर ऑफ प्रमोशन टू एनी क्लास, इसको चेंज करके वर्डिंग क्या की गई, इन द मैटर ऑफ प्रमोशन विद कॉन्सिक्वेंट सीनियरिटी वाज रिप्लेस्ड बाय अर्लियर। तो
आर्टिकल 16 क्लॉज 4A बेसिकली स्टेट को ये अलाउ करती है कि वह रिजर्वेशन दे SC और ST को प्रमोशन में, अगर स्टेट के ओपिनियन में वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड नहीं है गवर्नमेंट की सर्विस में। तो एक कैचअप रूल गवर्नमेंट की तरफ से फ्रेम किया गया यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वीरपाल सिंह चौहान के केस में। कैचअप रूल क्या था? कैचअप रूल के अनुसार अगर एक सीनियर कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी का, वो एसटी के बाद प्रमोट होता है, एससी एंड एसटी कैटेगरी कैंडिडेट के बाद प्रमोट होता है, तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट की सीनियरिटी बनी रहेगी उस कैंडिडेट के ऊपर जो बाद में प्रमोट हुआ है अपनी रिजर्वेशन के कारण। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वीरपाल सिंह, जो कि डिसाइड हुआ था 10 अक्टूबर 1995 को, इसमें क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि सीनियरिटी है वो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट और जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट जो प्रमोट हुए हैं उसमें सीनियरिटी को कैसे निर्धारित किया जाए। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि इवन इफ अगर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट प्रमोट हो जाता है अपने रिजर्वेशन रोस्टर उसका रिजर्वेशन की वजह से अपने सीनियर से, जो कि उसका सीनियर अगर वो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो जो जनरल कैटेगरी का सीनियर अगर वो बाद में भी प्रमोट होता है तो उसका ग्रेड हायर ही रहेगा, वो सीनियर ही रहेगा। प्रमोशन की वजह से जो बूस्ट प्रमोशन हुई है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट की, उसकी वजह से वो उसका सीनियर नहीं हो जाएगा। तो ये रूल था जो वीरपाल सिंह चौहान कोर्ट ने हेल्ड किया था। तो इसके साथ कोर्ट ने हेल्ड किया कि अर्लियर प्रमोशन है जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट की इस तरह की सिचुएशन में वो उसके ऊपर कोई भी ऐसा सीनियरिटी का जनरल कैंडिडेट के ऊपर उसको लागू नहीं करता, वो उसका सीनियर नहीं बन जाएगा। तो उसके बाद अजीत सिंह जंजुआ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो वीरपाल सिंह चौहान की जजमेंट है उसके साथ एग्री करते हुए कहा कि जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, अगर उसकी को रिजर्वेशन के कारण उसकी जो प्रमोशन है पहले हो जाती है और जनरल कैटेगरी जो कि उसका सीनियर था उसकी जो प्रमोशन है वो बाद में होती है, तो वो जो सीनियर है जनरल कैटेगरी का वो सीनियर ही रहेगा। एक्सेलरेटेड प्रमोशन की वजह से उसकी सीनियरिटी चेंज नहीं होगी, उसका ग्रेड चेंज नहीं होगा। तो इस चीज को अजीत पाल सिंह जंजुआ के केस में इस चीज को कोर्ट ने बरकरार रखा। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि जब भी कोई एसटी एंड एसटी कैटेगरी का जो कैंडिडेट है वो अपनी रिजर्वेशन की वजह से जल्दी प्रमोट हो जाता है, तो उस कैटेगरी के कैंडिडेट से जिससे वो जल्दी प्रमोट हुआ है उसके ऊपर उसकी सीनियरिटी नहीं होगी, वो उसका जूनियर ही रहेगा, उसकी वो सुपरसेड नहीं कर पाएगा अपने जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को। ये एक रैशनल और जस्ट एंड प्रॉपर है कि अगर वो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है वो प्रमोट होता है बाद में और अपने जो उसका लोअर ग्रेड का कैंडिडेट है वो रिजर्वेशन के कारण एक्सेलरेटेड प्रमोशन के कारण उससे पहले प्रमोट हो जाता है, तो वो उसका सीनियर नहीं रहेगा, सीनियर वो ही रहेगा जो उससे पहले का सीनियर है। तो ये जो जजमेंट थी कैचअप रूल वीरपाल सिंह एंड अजीत सिंह जंजुआ की जो जजमेंट थी, इसका रीजन बना 85th अमेंडमेंट एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में 85th अमेंडमेंट की गई और क्लॉज 4 में ये वर्डिंग कॉन्सिक्वेंटल सीनियरिटी की एसटी एंड एसटी कैटेगरी में डाली गई। 85th अमेंडमेंट में पार्लियामेंट ने आर्टिकल को अमेंड किया और ये कॉन्सिक्वेंटल सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल्स है उसको अमेंड किया, अलाउ किया। तो कॉन्सिक्वेंटल सिक्योरिटी क्या होती है? इसमें कॉन्सिक्वेंटल सिक्योरिटी में जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है वो अपनी जो सीनियरिटी है उसको रिटेन करेगा ओवर द जनरल कैटेगरी जो कैंडिडेट है उसका जो साथी है उसके पर।
अगर रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट प्रमोट होता है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट से पहले, तो बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन प्रमोशन की, रिजर्वेशन में उसकी प्रमोशन है, तो जो बाद में जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है वो अपनी सीनियरिटी को रिटेन करेगा। उसके बाद आर्टिकल 16 क्लॉज 4B कैरी फॉरवर्ड रूल, जो कि 81st अमेंडमेंट में आया। तो इंदिरा साहनी के केस में ये कोर्ट ने सीलिंग कर दी थी कि जो रिजर्वेशन है वो 50% के ऊपर नहीं जानी चाहिए किसी भी ईयर में। 85th अमेंडमेंट के बाद ये रूल फॉलो नहीं होता। क्यों? क्योंकि 85th अमेंडमेंट में जो क्लॉज 4B ऐड की गई है उसने कहीं ना कहीं इसको स्ट्रक डाउन कर दिया है। जो रेलेवेंट पार्ट है हम उसका देख लेते हैं क्लॉज 4B का। वो कहता है स्टेट में कंसीडर एनी अनफिल्ड वैकेंसी ऑफ ए ईयर विच आर रिजर्व्ड फॉर बीइंग फिल्ड अप इन दैट ईयर as a separate class of vacancy to be filled up any succeeding year or years, as such class of vacancy shall not be considered together with the vacancy of a year in which they are being filled up for determining of the ceiling of 50% reservation on total number of vacancy of that year। तो ये जो क्लॉज है 4B, इससे ये क्लियर होता है कि जो 50% की सीलिंग है उसको खत्म करके स्टेट को ये अलाउ कर दिया कि वह अगर कोई भी अनफिल्ड वैकेंसी रहती है तो उसको नेक्स्ट ईयर में उसको ऐड करके उसको उसमें फिल कर सकती है। तो इन शॉर्ट ये जो क्लॉज है ये स्टेट को एनेबल करती है, कैरी फॉरवर्ड रूल है उसको करने के लिए, सो दैट कि जो बैकलॉग है जो 50% सीलिंग की वजह से नहीं हो पाया था वो बैकलॉग नेक्स्ट ईयर में जाके क्लियर हो जाए। उसके बाद 82nd अमेंडमेंट आती है जो कि आर्टिकल 335 में की गई है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ने प्रमोशन में जो रिलैक्सेशन थी, मार्क्स में जो प्रमोशन के लिए जो टेस्ट थे, प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंटल टेस्ट थे, उसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स में या स्टैंडर्ड था वैल्यूएशन का, उसमें कुछ रिलैक्सेशन एसटी एंड एसटी कैटेगरी को मिली हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में, जो कि डिसाइड हुआ था 1 अक्टूबर 1996 को, केस था विनोद कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ऐसी रिलैक्सेशन है जो नंबर में है या स्टैंडर्ड ऑफ एलिवेशन में है वो परमिटेड नहीं है आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 335 कहता है कि एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो कोर्ट के इस लॉ को, जो कि उसने कहा कि रिलैक्सेशन क्वालिफाइंग मार्क में स्टैंडर्ड वैल्यूएशन में नहीं होना चाहिए, और अगर ये है तो वो इंदिरा साहनी के जो केस है उसकी वायलेशन करता है। इंदिरा साहनी का जो केस है पैरा नंबर 831 पे कहता है कि सच रिलैक्सेशन आर नॉट परमिशिबल अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 in the view of the command contained in article 335। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए 82nd अमेंडमेंट थी, वो कोर्ट ने करी किस केस में? विनोद कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के, जो डिसाइड हुआ था 1 अक्टूबर 1996 को। कोर्ट में ये हेल्ड कर दिया कि रिजर्वेशन प्रमोशन में जो रिलैक्सेशन है टेस्ट में, डिपार्टमेंटल टेस्ट में, नंबर में या वैल्यूएशन में, वो परमिसिबल नहीं है। तो इसको अवॉइड करने, नेगेट करने के लिए गवर्नमेंट ने अमेंड किया, 82nd अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें ये प्रोवाइजो डाली गई कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट इन मेकिंग ऑफ एनी प्रोविजन ऑन मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब फॉर रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मार्क्स इन एनी एग्जामिनेशन लोअरिंग द स्टैंडर्ड ऑफ एलिवेशन फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन ऑफ एनी क्लास और क्लासेस ऑफ सर्विस और post in connection with affairs of union or of the state। तो विनोद कुमार की जो जजमेंट है उसको नेगेट करने के लिए 82nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में की गई, जिसमें ये आर्टिकल 335 में ये प्रोवाइजो ढाली गई भी कुछ भी ऐसा आर्टिकल 335 में एप्लीकेबल नहीं होगा
अगर स्टेट गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के अंडर जो जॉब्स है उसमें एवेल्यूएशन में मार्क्स में कुछ रिलैक्सेशन है जो गवर्नमेंट अगर SC एंड ST कैटेगरी को देती है तो वो इससे हिट नहीं होगा। तो उसके बाद जो जजमेंट आई M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो डिसाइड हुई 19 अक्टूबर 2006 में। नागराज के केस में पटिशनर ने चैलेंज किया 77th अमेंडमेंट को, 81st अमेंडमेंट को, 82nd अमेंडमेंट को, 85th अमेंडमेंट को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट के सामने। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि जो अमेंडमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, बट कुछ उस पर सर्टन थी, वो कंट्रोलिंग जो कंडीशन थी वो इसके ऊपर लगा दी गई थी प्रमोशन के ऊपर। जजेस ने ये हेल्ड किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है वो रिजर्वेशन इन प्रमोशन है वो है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है जो अमेंडमेंट है, और जो कॉन्स्टिट्यूएंटल सन्योटी का रूल है और कैरी फॉरवर्ड का रूल है, जो प्रोवाइजो है, वो सब वैलिड है। और साथ के साथ कोर्ट ने ये भी हेल्ड किया कि जो क्लॉज 16 क्लॉज 4A और 4B हैं ये एक एनेबलिंग प्रोविजन है, ये ऑटोमेटिकली रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का राइट ST और ST कैटेगरी को नहीं देते। दे कैन नॉट क्लेम दिस राइट एज ए मैटर ऑफ राइट, दिस रिजर्वेशन एज ए मैटर ऑफ राइट। कोर्ट ने जो कंपेलिंग कंडीशन लगाई थी स्टेट के ऊपर कि बिफोर की रिजर्वेशन में प्रमोशन के लिए वो रूल बनाए तो जो स्टेट है उसको 3 तरह से अपने आप को सेटिस्फाई करना था। तो पहले तो स्टेट एक क्वांटिफाइबल डाटा था, वो बैकवर्डनेस जो क्लासेस हैं उनका एक अलग से डाटा प्रिपेयर करेगी, कौन से बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं कौन से नहीं आते। उसके बाद ये इंश्योर करेगी कि जो उनकी इनएडिक्वेंसी है, उनको अभी तक पब्लिक सेक्टर में या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के उसमें अभी तक जो ST एंड ST कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है। उसके बाद अगर स्टेट के पास फिर भी कंपेलिंग रीजन है तो स्टेट देखेगी कि जो 50% की सीलिंग लगाई गई है वो उसमें सीलिंग की ब्रीच ना हो और क्रीमी लेयर को वो रिजर्वेशन है वो इंडेफिनेट पीरियड के लिए एक्सटेंड ना हो। नागराज की जजमेंट के बाद जो उसने 3 कंट्रोलिंग कंडीशन लगाई थी तो उस कंडीशन की वजह से जो अलग अलग हाई कोर्ट हैं देश में और सुप्रीम कोर्ट हैं उन्होंने कई ऐसे स्टैट्यूट रूल थे जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन पॉलिसी को एक्सटेंड करते थे उनको स्ट्रक डाउन कर दिया, क्योंकि जो स्टेट थे उन्होंने डाटा नहीं दिया कि जो उस डाटे की रिक्वायरमेंट बैकवर्डनेस जो कैंडिडेट है उनके डाटे की रिक्वायरमेंट थी वो नहीं था डाटा पर्टिकुलर। कोर्ट ने ये क्रिटिसाइज किया कि वो डाटा या डेमोस्ट्रेट वो बैकवर्डनेस या इनसफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन है, उनकी प्रॉपर वो एक प्रेजेंटेशन नहीं कर पाए हैं, उनको डाटा नहीं दिखा पाए हैं। क्या वह जो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन दे रहे हैं क्या वो लोग इनसफिशिएंटली रिप्रेजेंटेड हैं, क्या बैकवर्डनेस की कैटेगरी में आते हैं। तो जो नागराज की जजमेंट है उसको चैलेंज किया गया स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस जयंता चक्रवर्ती के केस में। वेरियस स्टेट थी, जो अलग अलग देश में स्टेट थी, उन्होंने अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट में कि वह अपनी जो नागराज की जजमेंट है उसको रिव्यू किया जाए, क्योंकि जो 3 कंट्रोलिंग कंडीशन नागराज की केस में इंट्रोड्यूस की गई थी वो उसकी वजह से प्रमोशन में रिजर्वेशन देना डिफिकल्टी हो रही थी। तो इस केस में जो डिवीज़न बेंच ने इसकी सुनवाई की थी तो उस सुनवाई के बाद डिवीज़न बेंच ने ये केस को 14 नवंबर 2007 को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाने के लिए रेफर कर दिया गया, और उसके साथ जो अलग अलग हाई कोर्ट में केसेस चल रहे थे उनको भी इस अपील में टैग किया गया। बट 26 सितंबर 2018 को जो केस डिसाइड हुआ था जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता, उस केस में 5 जजेस बेंच ने ये हेल्ड कर दिया कि जो नागराज की जजमेंट है वो जो कंडीशन लगाई है उसको रिकंसिडरेशन की जजमेंट की ज़रूरत नहीं है, उसको रिकंसिडरेशन की कोई भी बाय लार्जर बेंच के द्वारा उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है।
इसमें कोर्ट ने जो डेमोस्ट्रेशन था बैकवर्डनेस के क्राइटेरिया का उसको स्ट्रक डाउन कर दिया, बाकी वो एज इट ही रहा। तो इसकी वजह से वो जो जयंती वाले केस में रेफर करने की बात हुई थी वो इस केस में मना कर दी गई। बोला गया कि नागराज की जजमेंट को रेफर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके साथ साथ जो क्रीमी लेयर था उसको एक्सक्लूड करने के लिए कोर्ट ने ये बोला गया कि आप क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करें, बट आपको बैकवर्डनेस जो क्राइटेरिया है उसकी डेमोस्ट्रेशन, उसका डाटा देने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करना है। तो क्रीमी लेयर की जो रूल था, जो टेस्ट था, वो इसमें दिया गया था कि जो क्रीमी लेयर है वो एक्सक्लूजन होना चाहिए एसटी एंड एस्टा कैटेगरी में, कि स्टेट उन लोगों को रिजर्वेशन ना दे, उन इंडिविजुअल को रिजर्वेशन ना दे जो कि ऑलरेडी क्रीमी लेयर में आ चुके हैं ड्यू टू देयर अर्लियर रिजर्वेशन टेकन बाय देम। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि अप्लाई, जब भी कोर्ट कोई क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल अप्लाई करे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, तो इसमें ऐसा नहीं है कि जो प्रेसिडेंशियल लिस्ट में आर्टिकल 341 और 342 में कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिस्ट दी गई है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की या सब ग्रुप की या ग्रुप की लिस्ट गई है, उसको एग्जैक्टली इसको स्ट्रक डाउन करे। बट उसमें से जो लोग जिन्होंने ऑलरेडी रिजर्वेशन के बेनिफिट ले लिए हैं और वो क्रीमी लेयर में आ रहे हैं, तो उनको ही वहां से एक्सक्लूड किया जाए। उसके बाद बीके पवित्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो डिसाइड हुआ था 10 मई 2019 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि जो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन में वो वैलिड है। कर्नाटका द सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन एक्ट में sufficient data demonstrate inadequately the policy would not adversely affect the efficiency। अगर उन्होंने डाटा नहीं दिया तो ये एडवर्सली अफेक्ट नहीं करता उनकी एफिशिएंसी को। और जो एक्ट है 2018 का एक्ट है जो कॉन्सिक्वेंस न्यूट्री करता है एसटी एंड एसटी कैटेगरी को, वो वैलिड है। इसमें कोर्ट ने एक न्यू इंक्लूजन किया एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी में आर्टिकल 335 में। न्यू डेफिनेशन थी, जो बैलेंस था वो मेरिट पे था, इंश्योरिंग कि उसमें एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कोर्ट ने ये भी हेल्ड किया कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि स्टेट फेल्ड हो गई है इस केस में, कर्नाटका गवर्नमेंट में क्रीमी लेयर का जो टेस्ट था जो जर्नैल सिंह के केस में दिया गया था उसको अप्लाई करने में फेल हुई है। स्टिल ये जो रूल्स थे रिजर्वेशन के लिए स्टिल वैलिड थे। तो ये जो टॉपिक था रिजर्वेशन इन प्रमोशन के ऊपर, तो ये बेसिकली जो एसटी एंड एस्टा कैटेगरी है जो सदियों से डिप्राइव्ड क्लास रही है, तो उनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन देने के लिए ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट के द्वारा की गई। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि रिजर्वेशन में प्रमोशन कैसे होती है, वेरियस जजमेंट कैसे होती है। तो थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।